एग्जिट पोल पर भूल से भी भरोसा ना कीजिए। एग्जिट पोल पर भूल से भी भरोसा ना कीजिए, चाहे तो सांप पर कर लीजिए। ये बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज इसी विषय पर होगी चर्चा, होगी बातचीत। और नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा आज हम इस बात पर करने जा रहे हैं कि आप सब पर भरोसा कर लीजिए, लेकिन एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए। एग्जिट पोल से उलट नतीजे आने वाले हैं। जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल उलट नतीजे आने वाले हैं। आप कहेंगे कैसे? उस पर हम आएंगे, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि पिछली दफा भी 2019 में भी आपने देखा हरियाणा चुनाव में क्या नतीजे दिखाए जा रहे थे। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा क्या नतीजे बताए जा रहे थे। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या कुछ फर्क नजर आया, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस पर हम धीरे धीरे आते हैं, आपको बताते हैं, एक एक बात बताते हैं। एग्जिट पोल जो हिंदुस्तान में बीते 10 सालों में हुए हैं, कभी आपने उसका मूल्यांकन किया है? गौर से देखिए, सब कुछ डेटा उपलब्ध है, विकिपीडिया में भी उपलब्ध है, साल दर साल का डेटा। एग्जिट पोल क्या क्या दिखाता रहा है, प्री पोल में क्या दिखाता है, एग्जिट पोल में क्या दिखाता है और चुनाव नतीजे क्या आते हैं, सब कुछ देखिए। आपको एक बात समझ में आएगी और वो ये समझ में आएगी कि एग्जिट पोल वास्तव में प्री बीजेपी पोल होते रहे हैं। आप कहेंगे कि अभी जो दिखाया जा रहा है ये प्री बीजेपी पोल कैसे है? बीजेपी तो हारती हुई दिख रही है ज्यादातर एग्जिट पोल्स में। लेकिन हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अभी जो एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं वो भी प्रो बीजेपी एग्जिट पोल्स हैं। भाजपा की चमड़ी बचाने के लिए, दमड़ी की हिफाजत के लिए, जो लोग चमड़ी और दमड़ी समझते हैं वो हमारी इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। दमड़ी के लिए चमड़ी बेचना कहते हैं। तो भाजपा से अपनी चमड़ी बचाने के लिए, दमड़ी की हिफाजत के लिए ये एग्जिट पोल आते रहे हैं। इस बात पर भी चर्चा हम करेंगे कि एग्जिट पोल में गलत दिखाने से क्या फायदा होता है। अब तो तुरंत नतीजे आने ही वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें क्या दिखाया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल में आपने देखा होगा सारे एग्जिट पोलर्स ने सबसे पहले जम्मू का हिस्सा दिखाया। जम्मू क्यों दिखाया भाई? हरियाणा क्यों नहीं दिखाया सबसे पहले? एक एक्सक्यूज हो सकता है, हरियाणा में मतदान चल रहे थे तो मतदान का फिगर 6 बजे तक इंतजार किया। लेकिन नहीं, ये किसी एग्जिट पोल में कहां इंतजार करते हैं 6 बजे तक कि मतदान के आखिरी आंकड़े आने वाले हैं। कतार तो लंबी लगी रहती है, 7-7 बजे तक लगी रहती है। एग्जिट पोल तो 6 बजे आ जाता है, दिखा दिया जाता है, आ तो पहले जाता है, उसका ग्राफिक्स तो पहले तैयार हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबसे पहले हरियाणा नहीं दिखाया आपने दिखाया सबसे पहले जम्मू कश्मीर, और उसमें भी सबसे पहले जम्मू। और जम्मू से ऐसी हवा बनाई कि जम्मू कश्मीर में जो है
सरकार बनाने के लिए बीजेपी के लिए आसार पैदा हो रहे हैं। ऐसी हवा बनाई कि जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस के बीच के अलायंस के बीच जो है लगभग इक्वल संख्या आने वाली है। दोनों में किसी को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं आएगा और जो छोटे छोटे दल होंगे, पीडीपी होंगी, वो किंग मेकर होंगी और बीजेपी तो ऐसी घड़ी में रोटी सेकने में उस्ताद है। ये आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप कहेंगे कि कुछ एग्जिट पोल ऐसा नहीं भी कर रहे थे, कांग्रेस एनसी को बहुमत में लाते दिखा रहे थे। जो लोग ऐसा कर भी रहे थे वो रेंज लेकर चल रहे थे। रेंज कांग्रेस को स्पष्ट रूप से सरकार बनाते हुए 2-3 चैनलों ने, पोल्स ने दिखाया, लेकिन यहां 10-12 एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं, 2-3 की बात नहीं कर रहे हैं। और 2-3 तो ऐसे भी भ्रम पैदा करने के लिए 2-3 रहेंगे और 9 उल्टा बोलेगा। आप क्या समझेंगे? कुल मिला के समझेंगे ज्यादा जो बोल रहा है वही सही है और ज्यादा ये बोल रहा है कि वहां त्रिशंकु सरकार बन रही है। ये प्रो बीजेपी एग्जिट पोल है। उदाहरण रखता हूं, अब हरियाणा आ जाइए। हरियाणा में क्या इन्होंने दिखाया है, बताया है, जो रेंज दिया है। कई ने तो रेंज 25 बीजेपी के लिए 20 से 25, कुछ ने तो 30 भी दे दिया है, 24-27 ये सब फिगर दिया है। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, ये भाव तो दिखता है एग्जिट पोल में, क्योंकि इससे नीचे वो दिखा नहीं सकते थे और ऊपर दिखाने की हिम्मत नहीं है। ऊपर दिखाने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए एग्जिट पोल में जो रेंज दिखा रहे उसमें अपर लिमिट पर उनका ज्यादा फोकस है, लोअर लिमिट पर नहीं है। लोअर सर्किट बोल दीजिए इसको, इससे नीचे नहीं दिखाना है। ये एग्जिट पोल का सारा कुछ सामने आ रहा है, दिख रहा है, ये बात हम कहना चाहते हैं। इसके अलावा कोई घटना होती क्यों है ये भी महत्वपूर्ण होता है। एग्जिट पोल में क्यों ऐसा करें, क्यों जम्मू कश्मीर में ऐसा करें और हरियाणा में ऐसा करें, ऐसा करते दिख रहे हैं। और मैं स्वयं सीधे एग्जिट पोल्स को क्यों नकार रहा हूं, आपको याद होगा, नहीं भी हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति टीवी चैनल नहीं देखता है, लेकिन मैं स्वयं एग्जिट पोल्स के दौरान देश की मुख्य धारा के जो टीवी चैनल्स हैं उसमें बैठा था, एग्जिट पोल में भी बैठा था, एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट के दौरान जो 2-1 दिन का समय था उस दौरान भी बैठा था। और हर बार मैं एग्जिट पोल्स के रिजल्ट को तब भी खारिज कर रहा था और आज भी मैं एग्जिट पोल्स के रिजल्ट को खारिज करता हूं। और इसकी बुनियाद को समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्योतिषी हूं या मेरा भी एग्जिट पोल के समांतर कोई एग्जिट पोल की टीम हमने छोड़ रखी है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जिट पोल करने की पद्धति पर मैं कोई अविश्वास पैदा कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। एग्जिट पोल की जो भी पद्धति बनी है पैटर्न समझने की, और समय के साथ साथ वो कुछ विकसित भी हुआ है। सवाल पूछने के अंदाज में भी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते हैं और पूछने के तरीके में अगर हमें है निकालने का तरीका, तो हम पूछते हैं भाई महंगाई से वोट दे रहे हैं क्या, महंगाई पर वोट दे रहे हैं, तो उसके उत्तर से समझ में आ जाता है। इससे नहीं समझ में आता, चल पूछते हैं क्या डंकी रूट का मामला क्या लगता है आपको, रोजगार मिल रहा है, उसके उत्तर से भी हमें समझ में आता है। ऐसे कुछ एक प्रश्न होते हैं जिससे सर्वे करने वाले सर्वे को जान लेते हैं। मैं पद्धति पर सवाल नहीं उठा रहा, वो जान भी रहे हैं, उनके पास सही परिणाम आ भी रहे हैं, लेकिन व्यक्त करने वाली जो मुंडियां हैं, जो सिर हैं, उनका मीडिया घराने और सर्वेयर्स के बीच एक साठगांठ, एक टाई अप हो जाता है और वो उन आंकड़ों की जो कवायद होती है उस पर वो पानी फेर देते हैं और उन आंकड़ों को मन मुताबिक ढंग से बदल करके वो रखते हैं ताकि बीजेपी को
पोस्ट इलेक्शन सरकार बनाने के लिए, एलाई खोजने के लिए और इस दौरान प्रशासनिक मिशनरी से उसका दुरुपयोग कराने के लिए मौके मिल सके, आधार मिल सके, ताकि ये कहा जा सके कि एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा था उसी वातावरण के हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है। और इस दौरान जो दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तो एलाइज खोजना आसान होता है, मीडिया की हवा में सारे राजनीतिक दलों को भी एक दो भ्रम की स्थिति में डाल दिया जाता है, तो सहयोगी दल खोजने लगते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में शिकार हो रहा है। आज का सबसे बड़ी खबर क्या है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सब की बैठक हुई है कश्मीर में, और केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि 5 विधायक को एलजी मनोनीत करेंगे। भाई अभी विधानसभा बनी नहीं, विधायक कैसे मनोनीत हो जाएंगे? और एलजी कौन होता है मनोनीत करने वाला? लेकिन केंद्र सरकार ये आदेश थोप रही है, इसलिए कि एक तो आदेश और दूसरा एग्जिट पोल से भ्रम, इस दोनों को मिला करके जम्मू कश्मीर में एक फिजा बनाई जा रही है कि जीते कोई भी सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। और इस फिजा को बनने से जो राजनीति में नए नए आए हैं, जो राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो दल, जो वहां के क्षेत्रीय दल बड़े जो हैं उससे डरते हैं, छोटे दल हैं, उनके लिए एक अवसर होता है कि क्यों नहीं बीजेपी से मिल करके ही सरकार बना ली जाए और अपने प्रमुख जो सामने क्षेत्रीय दल है उसके मुकाबले खड़ा होने का एक मौका तो मिलेगा, सत्ता का आशीर्वाद तो रहेगा, आलोचना वगैरह बाद में देख लेंगे। ये वातावरण बनाया जा रहा है, लेकिन ये भी इसमें एग्जिट पोल मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उदाहरण से मैं बता रहा हूं, तो वो जो आज की बैठक हुई है उसमें ये तय किया गया है कि इसका एक तो आंकड़े उनको आ नहीं रहे हैं, और आंकड़े आ भी रहे हैं तो हम अपनी किलेबंदी इतनी मजबूत कर लें कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी छोटे दल, इंडिपेंडेंट या किसी को भी जुड़ने का अवसर न मिले, उनको हम अपने साथ ही जोड़ लें। ये एक रणनीति बनी है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजा आने से पहले एक शहमात का खेल चालू है, और उसको पैदा करने में किसका हाथ है? इसी एग्जिट पोल का हाथ है। एग्जिट पोल ने एक वातावरण बनाया, उस वातावरण के हिस्सा को भुनाने के लिए आप देखिए, थोड़ा सा मैं रुकता हूं अपनी बात पर यहां पर और एक एक्स्ट्रा बात करता हूं। फिल्मों में पहले खलनायक जो होता था बहुत बुरा माना जाता था। एक दौर आया जब खलनायक केंद्रित फिल्में बनने लगी, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मतलब कुछ भी कर ले हम तो तुमको पाके ही रहेंगे। उसके बावजूद वो खलनायकत्व जो है बड़ा बनता है, फिल्म का हीरो हो जाता है, खलनायकी ही मुख्य पात्र हो जाता है, हीरो नहीं, खलनायक ही मुख्य पात्र हो जाता है। राजनीति में भी वही बात आ गई है, खलनायकी करेंगे, सरकार तो मेरी बनेगी, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। यानी विधायकों को, पार्टियों को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे और हम अपनी ही सरकार बनाएंगे। ये खलनायकत्व जो है राजनीति में पैदा हुआ है, और इसमें तमाम केंद्रीय एजेंसियां साथ देती हैं, चुनाव आयोग साथ देता है, एग्जिट पोलर्स साथ देते हैं, पूरा वातावरण निर्मित करने में साथ देते हैं। ये सिर्फ एग्जिट पोल पर बात करने का अवसर नहीं है, सबको भी आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए चुनाव आयोग ने क्या किया, बलात्कारी, हत्यारा राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा, चुनाव आयोग ने छोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। और चुनाव आयोग ने सशर्त छोड़ा कि ये किसी का प्रचार नहीं करेंगे, यहां एंट्री बैन होगा, अपने आश्रम में रहेंगे, तमाम बातें लगाई। लेकिन हुआ क्या, उस हत्यारे बलात्कारी ने चुनाव आयोग, जो कि उसको पता था कि यही करना है, चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए खुलेआम बीजेपी के लिए वोट मांगे कि नहीं मांगे? आज चुनाव आयोग क्यों छोड़ा उसने? खुद बंद हो जाओ जेल में, इसका यही सजा हो सकती है। अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता ना,
तो ऐसा ही फैसला देता कि जिसको जेल से बाहर किया, जिन शर्तों पर किया, उन शर्तों की निगरानी के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था थी? कुछ भी नहीं थी। और उसने वोट मांग लिया। इसका मतलब है कि वोट मांगने के लिए चुनाव आयोग ने उस राम रहीम को, हत्यारा बलात्कारी को छोड़ा। वो आरोपी नहीं है, सिद्ध है, सजा याफ्ता है, तो उसको छोड़ा। तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए? जिसने संवैधानिक संस्था के प्रमुख पद पर बैठे हुए ये गलत निर्णय लिया, उसको उसको जेल में भेजना चाहिए। ये फैसला होना चाहिए। लेकिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हूं, ना जस्टिस हूं, लेकिन इस भावना को रख सकता हूं और संविधान के हिसाब से जो भावना है वो रख सकता हूं। ये हुआ है, खुल्लम खुल्ला हुआ है, चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में भी खुलेआम होने दिया है कि एम्बुलेंस से शराब बांटे जा रहे थे, एम्बुलेंस से पैसा बांटा जा रहा था, सब कुछ होने दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको किया है। इसके बावजूद जनता बिल्कुल अलग फैसला देने जा रही है। फिर भी एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उससे उलट फैसला देने जा रही है। ये मैं कह रहा हूं आज की तारीख में, जबकि मतगणना के अब कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा समय है, लेकिन मतगणना से पहले मैं ये बात कह रहा हूं। ये घटनाएं घटी हैं। अब उसके बाद फिर से आइए कि केंद्रीय एजेंसियां क्या करती हैं। चुनाव के दौरान ये रकम क्या इधर से उधर होना, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों ये चीजें हो रही हैं, उसको नहीं देखना, ये सब पर एक तरह से वो प्रो बीजेपी एनवायरनमेंट का हिस्सा बन करके रह गई हैं। ये एक पहलू है। लेकिन मेरा मूल विषय जो है आपसे बातचीत करने का, वो है एग्जिट पोल से उलट नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए, सांप पर भरोसा कर लीजिए, एग्जिट पोल पर मत कीजिए, क्योंकि उसके कारण हम आपको बता रहे हैं, बारी बारी से बता रहे हैं। एक शब्द में इसका क्यों की बोल के उत्तर नहीं होता है। एग्जिट पोल जो हुए पूरे, अब थोड़ा सा एग्जिट पोल से अलग हम एक और बात करने जा रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से अलग नतीजे आएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगह से एक ही आवाज उठी है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करो। यही सिंगल लाइन, ये कहते हैं थ्रेड, इलेक्शंस में पब्लिक का थ्रेड जो है, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। सत्ता में बाहर करो बोलने से, क्योंकि वहां एलजी का शासन है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, इसलिए इसको सुधार कर मैं बोलता हूं बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। इस सोच के साथ जनता ने मतदान किया है। इसको इस रूप में भी हम कहते हैं कि हरियाणा में जो जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनको जनता ने इस तरीके से नकारा है कि दुष्यंत चौटाला भी दूसरे नंबर पर होंगे कि तीसरे नंबर पर होंगे, ये स्थिति है। पहला तो भूल ही जाइए, जेजेपी की कितने उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर पर होंगे, ये देखने की बात होगी। पहला तो भूल ही जाइए। क्यों किया जनता ने ऐसा? क्योंकि जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बीजेपी का साथ दिया, और तब दिया जबकि जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। जन भावना के खिलाफ जाके जेजेपी ने बीजेपी की सरकार बनाई थी, तो जनता ने जेजेपी को सफाया कर दिया है इस चुनाव में। तो क्या बीजेपी को वही जनता माफ करने वाली है? जब बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए जेजेपी को साफ कर सकती है जो जनता, वो बीजेपी को कैसे छोड़ेगी? अब हरियाणा में चलिए इसी सवाल को दूसरे ढंग से देखते हैं। हरियाणा में हुआ कि बीजेपी
वहां की राजनीति दो हिस्सों में बटी है, जम्मू और कश्मीर। बीजेपी का प्रभाव कश्मीर घाटी में कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर, कोई सीट जीतने नहीं जा रही है। जम्मू में उसकी 24 सीटें थी और इस बार भी उसकी सारी उम्मीदें जम्मू पर है। जम्मू में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ा करके 43 कर दी गई और कश्मीर में 47 है। तो यानी जम्मू में ज्यादा बढ़ाई गई, कश्मीर में कम बढ़ाई गई, फिर भी रहने दीजिए उस बात को। तो जम्मू में कुल मिलाकर के बीजेपी इस तरीके से लड़ रही थी कि हम जैसे ये हिंदुओं का प्रदेश है, सारे सीटें हमको मिल जाने वाली है। एक तो जम्मू पूरी तरह से हिंदुओं का प्रदेश है, धार्मिक आधार पर है, ऐसा नहीं है। वहां मुस्लिम आबादी भी है, 19 से 20 सीटों पर कम से कम मुस्लिम आबादी निर्णायक रहती है। निर्णायक तो हिंदू आबादी होती है, जहां अल्पसंख्यक थोड़े निर्णायक होती है, लेकिन चुनाव में बोलने का ये एक तरीका बन गया है। लेकिन 19-20 सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन क्या कोई सिर्फ मुसलमान वोट लेकर के चुनाव जीत सकता है? क्या कोई केवल हिंदू का वोट लेकर सरकार बना सकता है जम्मू कश्मीर में? ऐसा नहीं हो सकता। वही पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी जो हिंदुओं को, मुसलमानों को साथ लेकर चलने का दमखम दिखाएगी। बीजेपी ने भी चुनाव में, आपने देखा, अमित शाह ने वादा किया कि ईद बकरीद पर हम सिलेंडर देंगे। उनकी भी कोशिश यही थी कि मुसलमान वोट को हम आकर्षित करें। लेकिन बीते 2019 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी का व्यवहार रहा जम्मू कश्मीर में, आज जम्मू कश्मीर की मानसिकता बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि केवल कश्मीर की, जम्मू की भी। और वहीं से वो नारा निकला, कांग्रेस ने उस नारे को उठाया कि हम स्टेटहुड देकर रहेंगे, स्टेटहुड वापस देना होगा देश में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेट से स्टेट का दर्जा छीना गया हो। ये जम्मू कश्मीर की जनता का अपमान है। ये थ्रेड लेकर के कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी थी। जम्मू में मुद्दा बना रोजगार। बीजेपी सरकार ने बाहर से लोगों को ला करके कारोबार देना शुरू किया, स्थानीय लोगों की उपेक्षा की, स्थानीय लोगों को रोजगार देने से वो पीछे हटे और उनकी आने वाली भी नीतियां इसी रास्ते पर चलेगी, ये जम्मू के लोगों को समझ में आ गया। तो पूरा जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी के खिलाफ मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसी तरह जैसे हरियाणा में हुआ है। इसके अलग अलग कारण है, उस पर भी हम आ सकते हैं, समय रहेगा तो बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब पीडीपी की मौजूदगी को देखिए, आप राशिद इंजीनियर की मौजूदगी को देखिए, दोनों के बारे में जनता की राय क्या है उसको देखिए। पीडीपी के बारे में कश्मीर घाटी की जनता यही सोचती है कि ये पीडीपी ना होती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। चोर को मुखबिर बन के किसी इलाके में पहुंचाने वाले के साथ जैसा नजरिया रखा जाता है, वैसा ही नजरिया पीडीपी के लिए स्थानीय जनता रख रही है। राशिद इंजीनियर के बारे में सबके मन में ये बात आई कि लोकसभा चुनाव में ये जेल के भीतर था, हम ये सताया हुआ व्यक्ति था केंद्र सरकार का, हम इनकी मदद कर रहे थे, हमने इनको लोकसभा पहुंचाया। और जब विधानसभा चुनाव आया तो ये महोदय जेल से छूट आए सत्ता की कृपा पर। जैसे राम रहीम छूटा वैसे राशिद इंजीनियर भी बाहर आया और उसके बाद वो उसकी पूरी राजनीति प्रो बीजेपी दिख रही है, ऐसा जनता ने महसूस किया। तो जो जनता बीजेपी को सत्ता से में नहीं आने देने के लिए कृत संकल्पित है, वो पीडीपी और राशिद इंजीनियर और जमायते इस्लामी इन सबको वोट करने नहीं जा रही है, वोट नहीं किया है। और जब वोट नहीं किया है तो इनकी गिनती कैसे बढ़ेगी, ये कैसे एमएलए लेके आएंगे? और बीजेपी जिसकी पहले संख्या 24 थी और अब और घटने जा रही है, बढ़ने का कोई आसार नहीं है। पहले की तुलना में बीजेपी अलोकप्रिय हुई है जम्मू में। इन बीते सालों में लोगों के अरमानों पर पानी फेरा है। तो ऐसे में केवल अब हिंदू और मुसलमान कह करके ये
24 सीटें बरकरार नहीं रख सकते, उनकी सीटें घट रही हैं। तो आपने सर्वे में भी देखा है कि लोगों ने घटा के तो दिखाया है, लेकिन सभी सर्वे ने कुछ अलग अलग बातें कही है। किसी ने तो 31 सीटें भी दी है और किसी ने 15 सीटें भी दी हैं। 20 से ज्यादा, आमतौर पर 20 या उससे ज्यादा बताया गया है ज्यादातर में, लेकिन संख्या को लेकर के यह है, भ्रम है। और इसी भ्रम का फायदा उठाना चाह रही है बीजेपी। 5 एमएलए नॉमिनेट करने का राइट एलजी को देके हमारी संख्या तो 20 से लेके 31 तक आ सकती है। हम पीडीपी को भी तोड़ सकते हैं, हम जमायते इस्लामी को भी तोड़ सकते हैं, हम राशिद इंजीनियर को भी तोड़ सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम कांग्रेस और एनसी को भी फोड़ सकते हैं, और इस तरह से सरकार बीजेपी की बनेगी। ये भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है, और इसीलिए ये एग्जिट पोल प्रो बीजेपी एग्जिट पोल है, जैसे अब तक होता आया था। और ये अब भी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए इस तरह के आंकड़े आए हैं। हरियाणा में लौटिए, हरियाणा का मुद्दा सबके पास स्पष्ट है, लेकिन हरियाणा में एक्चुअली क्या होने वाला है? हरियाणा में एक्चुअली ये हालत है कि रोहतक जैसे जिले में सारी सीटें बीजेपी हार रही है। पलवल जैसी जगह पर जहां बम्पर मतदान हुआ, सारी सीटें बीजेपी हार रही है। करनाल, कुरुक्षेत्र, इसमें हालात ये है, जो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी का इलाका है। नायब सिंह सैनी जीतेंगे, इसको दावे से आज कोई नहीं कह सकता। ये दोनों जिलों में ज्यादातर सीटें बीजेपी हार रही है। सोनीपत में वही स्थिति है, हिसार अंबाला में वही स्थिति है। तो जहां से रिप्रेजेंटेशन बच की कोई सीट निकल जाए, ये हालात हैं। एक तरफा स्विंग है, स्विंग। और ये समझिए, यहां भी ये बताया जाता है निर्दलीय का आंकड़ा 6 से 7 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है? 3 से 4 हो जाए निर्दलीय तो बहुत बड़ी बात होगी, 3 हो जाए तो बड़ी बात होगी, 4 होने में भी मुश्किल होगी। और छोटे छोटे दल किसको आ रही है सीटें? इन्हें लोगों लिख लीजिए 2 से 3, 2 से 3 हो जाए तो वो बड़ी बात होगी। 2 सीट से ज्यादा इन्हें लोग को नहीं आ रही है, ये समझ लीजिए। तो 2 और 3 5, उसके बाद बचते हैं 90 में 5 हटाइए 85 सीटों में बीजेपी को कितनी आ रही है, और तब आप समझिए कांग्रेस को कितनी आ रही है। बीजेपी को जो ये लोअर लिमिट, ये प्रो बीजेपी एग्जिट पोल जो दे रहा है वो 15 और अपर लिमिट 31 का। बीजेपी को 18 सीट गिन करके 18 सीट आज मैं कह रहा हूं, आप नोट कीजिएगा और चुनाव के नतीजे के दिन भी देखिएगा। 18 सीट बीजेपी को आ रही है, और बाकी 85 में आप माइनस कर लीजिए 18, कितना हो गया? 72 और 18 90 हो जाता है, थोड़ा और कम कीजिए। 85 में 18, 15 में 8 गया 7, 7 में 1 गया 6, 67 सीट्स कांग्रेस को आ रही है, 18 सीट बीजेपी को आ रही है, और बाकी 5 में अन्य होंगे। ये कैलकुलेशन मैं आज आपको बता रहा हूं, और वो कैलकुलेशन जो है एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। एग्जिट पोल का एक प्रो बीजेपी माहौल बनाने का तरीका है, वो प्रो बीजेपी माहौल बना रही है, बता रही है। अब मैं थोड़ा सा आता हूं, अपने दर्शकों से थोड़ी बात कर लेता हूं। उनके बहुत सारे रिएक्शंस आए पड़े हैं। मैं लेटेस्ट पर आता हूं, बहुत शुरुआती रिएक्शंस पे नहीं जाऊंगा। लेटेस्ट पे देखिए, विधि जी कह रही है कि राम रहीम को 6 बार पैरोल देने वाले जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को इस बार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने टिकट भी दिया है। निश्चित रूप से उनके राम रहीम के कहने से ही दिया होगा। हम बाबा भैया हूं, चीचा नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। अलीमुद्दीन जी लिख रहे हैं, सर ज्यादा गाली ना दो राम रहीम को, वरना आपको भी अपने साथ ले जाएगा जेल में। अच्छा चलिए विधि जी,
पलटू चाचा जी, तमाम तरह की बातें चाचा जी की, नीतीश कुमार की याद आ रही है। तो आप भी मेरे लिए कुछ मत लिखना, आपस की बातचीत है, मैं पकड़ रहा हूँ। विधि जी ने लिखा है कि सर जो लोग लाइन में लगे थे वह मन बनाकर खड़े थे कि किस पार्टी को वोट करना है, फिर 5 एग्जिट पोल में कुछ भी बोला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर उन वोटर्स पर। ये बात भी ठीक है, मन बना करके ही पड़े हैं। और चलिए मैं वापस अपनी बात पर आता हूं। प्रतिक्रिया पढ़ने और खोजने में मुझे टाइम लग रहा है, मैं वापस अपनी बात पर आता हूं और इस बीच प्रतिक्रियाएं दिखाते चलता हूं स्क्रीन पर। तो एग्जिट पोल से उलट नतीजे आएंगे, इस पर मैं वापस आता हूं। और थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे थे दिखाने का कि आपको दिखाया जाए कि वास्तव में पिछली दफा जो हुआ था इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाया गया था, वो क्या दिखाया गया था, वो क्या हुआ था। तो वो ये है, मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहा हूं तकनीकी कारण से, पता नहीं क्या गड़बड़ी है, लेकिन वो ये हुआ था कि चलिए शायद ये आंकड़ा आ गया। हाँ, ये देखिए 2019 का एग्जिट पोल था, हरियाणा का एग्जिट पोल था। अब इसको देख के आप हंसेंगे या रोएंगे, आप ये समझिए। इंडिया टुडे एक्सिस पोल पूरा आप देख लीजिए, पहला जो कॉलम है उतना नाम लेकर मैं पढ़ूंगा नहीं, वो किसी में भी आपको पहले को छोड़ के बाकी सब में 45 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दिखाई गई हैं। न्यूज एक्स और पोल स्ट्रेट, इसने तो 75 से 80 सीटें बीजेपी को दी थी 2019 में, एग्जिट पोल था ये। रिपब्लिक मीडिया जन की बात 52 से 63 सीटें दी थी। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने 72 सीटें दी थी। टाइम्स नाउ ने 77 सीटें बीजेपी को दी थी। न्यूज 18 ने 75 सीटें बीजेपी को दी थी। और बचता क्या है, बचता क्या है, नतीजे क्या आए थे आपको पता है? 40 सीट बीजेपी को नतीजे में मिले थे। वो देखिए नतीजे क्या आए थे, बीजेपी को 40 सीट मिली थी और पहले से 7 सीटें घट गई थी। कांग्रेस अनएक्सपेक्टेडली 16 सीटें बढ़कर के 31 हो गई थी, 15 से 31 हो गई थी। और जननायक पार्टी, इसने पूरा फायदा हुआ था, पहली बार पार्टी बनी थी, 10 सीटें हासिल की थी। बाकी सबका एक तरह से सफाया हो गया था। इन्हें लोगों को तो 18 सीटों का नुकसान हुआ था, 1 सीट पर रह गई थी। ये जो हम आंकड़ा आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये एग्जिट पोल करने वाले वही लोग हैं जिसने जन भावना के साथ खिलवाड़ किया है, लगातार किया है, एक प्रदेश में नहीं, बार बार हर प्रदेश में। और बीजेपी जीत जहां जाए वहां ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी चमकाने लगते थे, हमने सच बता दिया, हमने सच बता दिया। अरे सच क्या बता दिया? क्या सीट वाइज आपने बताया जो सही हो गया? सत्ता में आ गई तो आप बोलते हैं सच, सत्ता में लाने में आप इंस्ट्रूमेंट की तौर पर इस्तेमाल हुए। प्री पोल, एग्जिट पोल, तमाम चीजों में लगातार उनके लिए कैंपेन किया, पोल्स के नाम पर, जनता के व्यूज के नाम पर। आज कोई एग्जिट पोल वाला ये बता क्यों नहीं रहा है कि राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर हैं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं? क्या ये आंकड़े उसके पास है नहीं? नरेंद्र मोदी ज्यादा है तो वही बता दो। कोई पोलर्स नहीं बता रहा है, क्योंकि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से एक्सीड कर गई है। हर स्टेट वाइज भी देख लीजिए। लेकिन ये पोलस्टर्स नहीं बताएंगे, झूठे हैं, मक्कार हैं और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की गरिमा को ध्वस्त कर रहे हैं। उसमें जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो ईमानदारी है, ईमानदारी से किए गए सर्वेक्षण है, उसको सामने आने नहीं देते और उसको मैनिपुलेट करते हैं। राजनीतिक कारणों से सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए उसको मैनिपुलेट करते हैं। यह है एग्जिट पोल का सच। तो इन एग्जिट पोल पर विश्वास कतई नहीं करना है, ये झूठे लोग हैं, झूठ दिखाते हैं। सच्ची बात यह है कि एक तरफ इस एग्जिट पोल से अगर कुछ समझ में आती है बात, वो ये कि जिस तरह की लहर, सुनामी दिख रही है बीजेपी के खिलाफ, उसको ये
कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ये ढकने का प्रयास कर रहे हैं। एक और बात, अभी से आप देखेंगे जो बीजेपी के लिए बोलने वाले लोग हैं, जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जिसने पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया है सत्ता के साथ, वो लोग कहने लगे हैं अरे हरियाणा का चुनाव तो लोकलाइज्ड चुनाव था, लोकल मुद्दों पर लड़ा गया था, तो एक दो स्टेट अगर गवा भी दे बीजेपी तो उससे कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, वो पूरे देश में उनसे बड़ा कद किसी का नहीं है, वो देश में सबसे बड़ी ताकत है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में जो मुद्दे उठाए गए वो मुद्दे लोकलाइज्ड मुद्दे थे? राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हरियाणा के मुद्दे थे? समझिए इसको। अग्निवीर का मुद्दा क्या हरियाणा का लोकल मुद्दा है? हम मान लेंगे लोकल मुद्दा है, अगर अग्निवीर की समस्या को हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की बीजेपी सोल्व कर दे, हरियाणा की सरकार सोल्व कर दे, तो इसका मतलब ये हरियाणा का मुद्दा है। क्या हरियाणा की सरकार अग्निवीर के मुद्दे को का हल कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो ये लोकल मुद्दा कैसे हुआ? आप आ जाइए महिला पहलवान का मुद्दा, महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़, महिला खिलाड़ी, देश के लिए मेडल लाने वाली खिलाड़ी के साथ यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार, ये क्या हरियाणा का मुद्दा है? ये पूरे देश का मुद्दा है। आप ले लीजिए किसानों का आंदोलन, 3 कृषि कानून, ये तीनों कानून क्या हरियाणा के लिए बनाए गए थे? उन कानूनों को क्या हरियाणा के लिए वापस लिया गया? उन कानूनों को हटाए जाने के बाद, वापस लिए जाने के बाद जो किसान आंदोलनरत हैं, उसको क्या हरियाणा की सरकार सोल्व करेगी? नहीं। इसका मतलब ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हरियाणा सरकार के बस की बात नहीं है। कल को कांग्रेस की भी सरकार होगी हरियाणा में, तो क्या अग्निवीर का मुद्दा सोल्व कर देगी? क्या किस 3 कृषि कानून को वापस ला देगी, या बदल के ला देगी, या किसानों के मांगों को पूरा कर देगी? नहीं कर सकती। क्या रोजगार का मुद्दा, जो राहुल गांधी ने बताया कि इस देश को, इस प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बना दिया है बेरोजगारी में, ये रोजगार का मुद्दा क्या सिर्फ हरियाणा का मुद्दा है? हरियाणा के लोग विदेश जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं, जमीन बेच के जा रहे हैं, साहूकार से कर्जा लेकर जा रहे हैं, बाप बेटा से अलग है, माँ से अलग है, पत्नी से अलग है, पति पत्नी से अलग है, इसी तरीके से परिवार के लोग एक दूसरे से दूर हैं, 10 साल के लिए दूर है। ये जो हालात है, ये हालात सिर्फ हरियाणा के थोड़े हैं, ये हालात पूरे देश में हैं। देश भर से लोग विदेश जा रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वास्तव में हरियाणा जो इन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं को सामने ला करके देश की आंखें खोली हैं कि ये इस सरकार की, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, वो देश में बेरोजगारी की फैक्ट्री है। ये मोदी सरकार बेरोजगारी पैदा कर रही है। ये मोदी सरकार, ये सरकार केवल अडानियों के लिए है, उनकी तिजोरी भरती है, उनकी तिजोरी में पैसे सुनामी की तरह जा रहे हैं और जनता के पॉकेट से पैसे आंधी तूफान की तरह निकल रहे हैं। ये राहुल गांधी ने जनता के बीच समझाया, तो मोदी सरकार के खिलाफ जनता से समर्थन मांगा। इसलिए मांगा कि हरियाणा का मुद्दा भी वैसे ही सोल्व होगा जब दिल्ली में भी सरकार बदलेगी, और हरियाणा में तो बदलनी ही है। तो ये मुद्दा हरियाणा का नहीं है, ये पूरी लड़ाई मोदी बनाम राहुल की है, ये पूरी लड़ाई विचारधारा की है कि अमीरों के लिए सरकार चलेगी या आम जनता के लिए सरकार चलेगी। इसकी लड़ाई है। राहुल गांधी ने एक लामबंदी कर दी है जो बहुत समय से नहीं हो पा रहा था। ये काम राहुल गांधी ने किया है और इसी वजह से सबकी हालत पतली है। अब ये चुनाव नतीजे आएंगे, उसके बाद क्या होगा इस बारे में सोचिए। एग्जिट पोल जब फेल होगा और असल नतीजे आएंगे जिसमें कि कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ में सुनामी नजर आएगी, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, तब क्या होने वाला है? तब ये चाहे जितना कहें कि लोकलाइज्ड चुनाव था, ये बीजेपी के लोग भी नहीं मानेंगे इस बात को।
आरएसएस के लोग भी नहीं मानेंगे इस बात को। वो मानेंगे कि मोदी शाह की नीतियों के कारण ही बीजेपी की हार हो रही है। अगर मोदी शाह को नेतृत्व से नहीं हटाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान आगे कोई रोक नहीं सकता। जैसे ये प्रदेश में जनता के गुस्से को कम करने के लिए मुख्यमंत्री को हटा देते हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, उसी तरीके से बीजेपी को अगर जनता के गुस्से से बचना है, अगर सहयोगी दलों को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि इनके पास सहयोगी दल गिने चुने हैं, वो भी कोई पैसा लेने के लिए जुड़ा हुआ है, कोई अपने कारण से जुड़ा हुआ है, वो भी कब हट जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में इनको कोई साथी नहीं मिल रहा है, तो साथी तब मिलेगा जब मोदी शाह से मुक्ति मिलेगी। ये आरएसएस के लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी का अध्यक्ष पद भी हमारे हिसाब से संजय जोशी और वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान वगैरह वगैरह को दो, और नरेंद्र मोदी को भी 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। ये बात संघ की तरफ से जो बोली जा रही है, इस चुनाव नतीजे के बाद में यह आवाज और तेज होगी और ये सरकार बची नहीं रह सकती। और इस जीत की का असर महाराष्ट्र पर तो पड़ना तय है। महाराष्ट्र के लोग पहले से मन बना चुके हैं, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सत्ता जाएगी, झारखंड में वही हाल है, और आगे जो दिल्ली में और बिहार में जो चुनाव होना है वहां तक ये हालात इसी किस्म से बीजेपी के खिलाफ में बनने वाले हैं। इसलिए पूरा जो इसका नतीजा आने वाला है, मोदी शाह का सिंहासन हिल रहा है, और वो राजनीति राहुल गांधी ने पैदा की है। हरियाणा वो प्रदेश है जहां जिस राजनीतिक दल के हाथ में हरियाणा होता है उसके पास दिल्ली की सत्ता होती है। इतिहास में भी जो पानीपत जीतता है वो दिल्ली पर राज करता है, जो कुरुक्षेत्र जीतता है वही दिल्ली पर राज करता है। और जम्मू कश्मीर का भी स्वभाव यही है कि वो सत्ता के साथ चलना चाहता है। तो जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दोनों जगह अब जो राजनीति करवट ले रही है, जनता ने जो अपनी अभिव्यक्ति दी है और उसके जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, उसका नतीजा केंद्र में सत्ता की बदलाव को लाने के लिए है, और केंद्र में सत्ता बदलने जा रही है। ये आज हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, लेकिन मैंने तो कह रखा है कि महाराष्ट्र चुनाव अगर उस समय तक ये सत्ता नहीं बदलती है तो बिहार से आगे तो जा ही नहीं सकती। ये समझ लीजिए मध्यावधि चुनाव देश में तय है, वो होकर रहेगा। जनता को ये सरकार नहीं चाहिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा और धंधा देने का काम करे, जो प्रीमियर एजेंसी ईडी के साथ मिलकर के, वित्त मंत्री और ईडी मिलकर के बीजेपी के अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष को पैसा दिलाने का काम करे, किसी को दोहन करे, किसी को दबाव में डाले, ऐसी सरकार अब ये एक्सपोज हो रही है। जैसे जैसे ये बात बढ़ेगी, ये सरकार अपने भ्रष्टाचार के कारण, अपनी दमनकारी नीतियों के कारण और जनता से दूर होने के कारण ये सरकार नहीं रहेगी। इसकी शुरुआत, इसका आगाज जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने कर दिया है। आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं, और अगर आपसे आग्रह, अपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। और हम जब अकेले होते हैं तो मेरे लिए प्रतिक्रिया पढ़ना खासा मुश्किल हो जाता है, तो मैं अपने दर्शकों से क्षमा मांगता हूं कि उस मोनोलॉग में प्रतिक्रियाएं पढ़ी नहीं जा पाती हैं या उस पर चर्चा नहीं हो पाती। जब हमारे कोई साथी होते हैं, मुझे थोड़ा अवसर मिलता है, तब मैं उसको कर पाता हूं। तो आज की चर्चा को यही विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार और नमस्कार।